Recording in progress. हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद। जय हिंद सर। हम्म, जय हिंद सर। जय हिंद मैम। सर आपकी आवाज कम क्यों आ रही है काफी? मेरे फोन में खराबी है क्या? अभी ठीक है? हाँ अब सही है सर। यहाँ तक हो गया था ना? सर 15th का सेकंड पॉइंट आप कल डिस्कस कर रहे थे। मैम, इसका कंक्लूजन ना अभी भी आया नहीं मेरे पास। मैं आज डिस्कस अच्छा। कर रहा था, बट इसमें अभी तक तो ये कंक्लूजन आया है कि लाइसेंसी इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल नहीं कर सकता। बट मैं ओके। अभी उस पर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। अभी शाम को मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, तो इसलिए भी 15 को मैं स्किप करूंगा यहाँ पे। क्योंकि वो जो लाइसेंस, क्योंकि अभी तक हम जो हमारा जो कंक्लूजन था ना, वो यही था कि लाइसेंसी जो है वो 84 में दिया गया है, इसलिए वहां पर वो लाइसेंस इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकते। बट अभी जो मैं ओके। उसको थोड़ा पढ़ रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे हैं। तो अभी इसलिए उसको थोड़ा सा स्किप करेंगे अपन। और 16 पे आते हैं। उसका आंसर दूंगा मैं कल या मंडे तक दे दूंगा। ओके। ओके। चलिए 16 पर आते हैं। 16 किसका गलत है?
सर वैसे तो सही है, बट है ना, जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट है इसका बस मतलब समझ में नहीं आया है, मतलब इसका मतलब क्या है? और ये क्या है सेकंड स्टेटमेंट? Importation of limited quantities by Biomedica does not by itself constitute sufficient working of the invention in India if it fails to meet public requirements. Importation of limited quantities by Biomedica does not by itself constitute sufficient working of the invention in India if it fails to meet public requirements. मैम, पहली बात तो मुझे नहीं बता कि पेटेंट अगर आपके पास है तो क्या हम्म। उसको इंपोर्ट करके सेल करना अलाउड है? नहीं नहीं। नहीं। तो पहली बात तो इंपोर्टेशन कर नहीं सकते। हम्म। चलो, अब मान लो आपने इंपोर्टेशन करके अगर उसको वर्किंग कर दिया, इंडिया ठीक है। में पब्लिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, तो क्या उसको वर्किंग माना जाना चाहिए? नहीं। ठीक है। बस, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जो वर्किंग इन इंडिया का जो क्लॉज है कंपल्सरी लाइसेंस का, उसका कोई हम्म। मतलब ही नहीं रह गया। हम्म। क्लियर हुआ? ठीक है सर, हाँ ये हो गया क्लियर। चलो, 17 किसका गलत है? ये भी सही है। ग्रुप में जो मैसेज डाला है उसमें पेपर वन लिखा है, पेपर टू लिखा है। पेपर वन ही तो लिखा है। साक्षी मैम ने पेपर वन नहीं दिया था? पता नहीं सर। 17 क्वेश्चन हो गया सबका? तो कोई गलत? 17th में जो थर्ड स्टेटमेंट है, नहीं वो गलत ही है। हाँ नहीं सर, गलत है। ठीक है। हो गया सर, हो गया। 18? आज बोल क्यों कोई नहीं रहा है ना, सारिका मैम बोल अखिल रहे हैं ना सर, आखिर महादेव सर। सर। सर मैं ही 18 टॉप करूंगी फिर ऐसे। 18 18 हो गया सर? हाँ सर, करना है, वो मेरा गलत है। करो, कीजिए सर। On 10th January 2022, Dr. Arvind Rao, a resident Indian scientist working at the Biotech Innovation Private Limited, filed a provisional specification in India for his invention, a novel vaccine stabilization method. सर अरविंद राव करके एक पर्सन है जिनका रेजिडेंट इंडियन है। सो हम्म। जो वर्क करते हैं बायोटेक इनोवेशन के लिए, तो उन्होंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया है। और आई थिंक ये 10 जनवरी 2022 का ही, नहीं, हाँ 10 जनवरी 2022 का डेट है प्रोविजनल का हम्म। सर, फॉर इज इन्वेंशन ऑन नोवल वैक्सीन स्टेबलाइजेशन मेथड। और उन्होंने मार्च 2022 में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने से पहले ही फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द सेम इन्वेंशन डायरेक्टली इन द यूएसपीटीओ। तो उन्होंने हम्म। यूएस में अप्लाई कर दिया विदाउट फाइलिंग द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। और हम्म। उन्होंने फॉर्म 3 फाइल नहीं किया जो वो ओपन फाइल करते हैं उसके लिए, रिक्वेस्ट अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द फॉरेन एप्लीकेशंस, कहाँ लिखा है अभी तक? विदाउट सीकिंग द प्रायर परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स। तो एफएफएल सर, फॉरेन, फॉर्म 20, हाँ, फॉर्म 25, ये फॉर्म कौन सा आएगा यहाँ पे फॉर्म? 25 सेक्शन 39। हम्म। आगे? सो लेटर ऑन उन्होंने फिर 15 सितंबर को ही फाइल्ड इज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंडिया, क्लेमिंग द प्रायोरिटी फ्रॉम द प्रोविजनल। ठीक है सर, ऑप्शंस देखते हैं अब इसके। सर पहली बात तो मुझे ये बताइए, इंडिया में उन्होंने सिर्फ प्रोविजनल फाइल किया, हाँ कंप्लीट फाइल नहीं किया, तो हाँ क्या यूएसपीटीओ में डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं? सर, नहीं कर सकते डायरेक्ट यूएसपीटीओ में भी।
कि अगर देखा जाए तो आपको पहले इसके लिए भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल करना पड़ेगा, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कंट्रोलर से फॉर्म 25 फाइल करने के लिए। और मतलब वो 6 वीक का जो वेटिंग पीरियड रहता है, मतलब वो जो होता है, वो भी करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट फाइल कर सकते हो। सर अगर इंडिया में फाइल पहले फाइल कर रहे हैं हाँ तब क्या फॉर्म 25 जरूरी है, चाहिए डालना? सर, अगर पहले अगर देखा पर्सपेक्टिव वाली है कि अगर नॉर्मली अगर वो फाइल कर रहा है डायरेक्ट मतलब इंडिया में ही, तो क्या है, तो फॉर्म 25 की क्या जरूरत है। बट अगर वो उसका पहले से ही वो है कि उसको बाहर फाइल करना है, तो फिर उसको फॉर्म 25 फाइल करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रोविजनल फाइल कर दी है हम्म। और विदाउट कंप्लीट वो यूएस में जा रहे हैं। हाँ तो सर इसमें ऑप्शंस देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं उसका। देखिए स्टेटमेंट्स। Dr. Arvind is a resident in India. His foreign filing without the prior permissions make the application liable to refuse. सर अबेंडेंट होती है ना, तो आई थिंक आ जाना चाहिए, वो रिफ्यूज कर रहा है तो, या फिर अबेंडेंट नहीं हो जाएगी एप्लीकेशन फेज में तो। सर अगर मान लो, सर इसका सर कब देखा फाइल जाए किया ना है? कॉन्टेक्चुअली रिफ्यूज को एक्सेप्ट, मतलब ये रिफ्यूज्ड वर्ड को जो है ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। जी महादेव सर। और ठीक है सॉरी, फिर तो। मैं थोड़ा क्वेश्चन को एक बार देखना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा ना लेट, जी जी सर क्या प्लीज। क्योंकि मेरे को डाउट था इसमें। अम, ये प्रोविजनल फाइल किया 10 जनवरी को एंड देन 5 मार्च। सर मेरे को इसमें ना एक डाउट ये था कि प्रोविजनल तो उसने फाइल कर दिया 10 जनवरी में, हाँ 10 जनवरी को, और इसमें ये 6 वीक्स वाला टाइमलाइन लागू होगा क्या कि 6 वीक्स के बाद में वो फाइल कर सकता है बाहर? जी सर। तो सिक्स उसको वीक का 6 वीक्स का प्रोविजन तो है, बट इसमें ना इन्होंने यूएसपीटीओ में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से डायरेक्ट चले गए, इंडिया में कंप्लीट फाइल नहीं करी अभी तक। तो सर वो 6 वीक्स वाला जो टाइमलाइन है वो कंप्लीट से है कि प्रायोरिटी से है? प्रायोरिटी से है सर। तो इस केस में तो फिर ठीक रहेगा सर, शायद वो उसको फॉर्म 25 फाइल करने का जरूरत नहीं है। सर एक्चुअली यहाँ पे फॉर्म 25 का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि इन्होंने कंप्लीट पहले इंडिया में फाइल नहीं करी, फॉरेन में फाइल कर दी डायरेक्ट यूएसपीटीओ में, और इंडिया में कंप्लीट फाइल हुई नहीं है। तो कर तो सकता है ये, कर तो सकता है। इंडिया की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो 12 महीने के अंदर फाइल कर सकता है ना वो, और हम्म। कन्वेंशन एप्लीकेशन हाँ। है ना। इंडिया में अगर कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करनी है तो कंप्लीट से करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रोविजनल का कोई स्कोप नहीं है। हम्म। लेकिन अब यहाँ पे उसने प्रोविजनल फाइल कर दी है, 6 वीक्स का टाइम पीरियड भी जा चुका है, अब ये नहीं सर, लेकिन यूएसपीटीओ ये में गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी था ना सर एक पॉइंट, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, कि प्रोविजनल से आप पीसीटी या कन्वेंशन में नहीं जा सकते। हाँ यस सर, ये आपने बताया था कि प्रोविजनल से कन्वेंशन या पीसीटी में जाने से पहले कंप्लीट फाइल करना पड़ेगा। आई थिंक ये सेक्शन 9 में, हाँ 9 में, 9 सेक्शन में कहीं तो कुछ हाँ था सेक्शन 9 डिस्कशन। में फॉल करेगा ना सर। अगर कन्वेंशन या पीसीटी से जा रहा था वो तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से ही फाइल होगा वो तो। मेरा पहले वो 6 वीक्स वाला डाउट था, बट है आई थिंक वो प्रोविजनल से नहीं, पॉइंट थोड़ा सा अभी। बात तो सही है, क्योंकि उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, फिर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी उसको उस एप्लीकेशन की। हाँ यस सर, उसको डैशबोर्ड तो देना पड़ेगा ना, फाइल करना पड़ेगा इंडिया में, तो मिलेगा ही नहीं। इंडिया में जब वो फॉर्म 3 फाइल करेगा हम्म। इंडिया में, और उसने जब पहली कंप्लीट इंडिया में फाइल ही नहीं करी है, तो हम्म। वो कंप्लायंस रेज हो जाएगा उसका। तो यहाँ में एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो फॉरेन फाइलिंग का नहीं आएगा,
तो ये आएगा कि इंडिया में प्रोविजन फाइल करने के बाद आपको पहले इंडिया में कंप्लीट फाइल करनी थी, तब आप फॉरेन जा सकते हो। चलो देखते हैं यस क्वेश्चन सर, में क्या है। ये भी है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखो में सर, एज सच इसका इतना वो मतलब दे नहीं रखा इतना उसमें ना, कि मतलब है मतलब और स्टेटमेंट्स में। बट समझ हाँ ये गया सर है। क्वेश्चन तो है मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, सिचुएशन अच्छी है। चलो। The controller may permit such foreign filing retrospectively if the Dr. Arvind file Form 25। ठीक सर, पहला ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। हाँ ठीक है सर, आप सही जब लग कह रहा रहे है। हो क्योंकि वो रिफ्यूज को एज अबेंडन के कॉन्टेक्स्ट में ले रहा है तो फिर ठीक है। क्योंकि वो एप्लीकेशन अगर फाइल हो गई है उसके बाद अगर पता चल रहा है तो हम्म अबेंडन की जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे तो रिफ्यूज ही कर देगा वो। हम्म, हाँ, ठीक है। Second है the controller may permit such foreign filing retrospectively if the Dr. Arvind files Form 25 with the prescribed fees before of the first filing abroad. Before filing the abroad Form 25 has to filed and after the controller approves he can directly file to abroad। हाँ सर ये पूरा मतलब सेक्शन 39 का ये कि मतलब उसको चलो अगर एक सिनेरियो में अगर अपन उसको प्रोविजनल ना मान के कंप्लीट मान लेते हैं तो उसको फॉर्म 25 फाइल ही करना पड़ेगा। और फिर देन हम्म। क्या बोलते हैं उसको कंट्रोलर से अप्रूवल मिलेगा देन ही इज अलाउड टू फाइल द इन फॉरेन कंट्रीज। सो दिस ऑप्शन में भी इज करेक्ट। द सर थर्ड वन। इसमें सर ये रेट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? सर आई पास्ट गॉट में जाके, कंफ्यूज्ड। बिफोर। फॉरेन फाइलिंग रेट्रोस्पेक्ट बिफोर इफ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आई एग्री। और सर थर्ड है द फॉरेन फाइलिंग इन द यूएसपीटीओ विदाउट द प्रायर कंट्रोलर्स परमिशन अमाउंट्स टू ए कंट्रावेंशन which also attract the penalty consequences। तो सर ये पेनल्टीज वाले सेक्शन में आई थिंक 118 मेरे को याद नहीं है वो, बट उसमें वन है सर। मिनट, तो ये वन ठीक मिनट। है 118 में। और फोर्थ ऑप्शन है द इंडियन एप्लीकेशन फाइल ऑन 15 September 2022 remains valid automatically since foreign filing before complete specification is legally permissible for resident। सर ये तो फॉल्स। प्रायर क्योंकि प्रायर परमिशन उसमें चाहिए उसको, एफएफएल चाहिए उसे, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। मैंने सर थर्ड वाला भी गलत कर दिया था, तो ये मेरा गलत हो गया था। क्यों किया सर? सर मुझे लगा पेनाल्टी का कुछ रोल नहीं है, वो सीधा कंट्रोलर रिफ्यूज मतलब रिफ्यूज कर देगा एप्लीकेशन इंडिया वाले को। तो यही मेरे दिमाग में था, तो मैंने गलत कर दिया था। पेनल्टीज है ना सर 118 में, 39 और 35, हाँ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ये सर, 40। ये सर। 19 किसका गलत है? मेरा गलत है सर, इसमें डाउट है एक स्टेटमेंट में। मैम पहले तो आपका वो सर वो क्लेम। मैं कर दूंगी, आप थोड़ा समझो, दिवाली का टाइम है अभी, अच्छा, झाड़ू पोछे के काम रहते हैं घर पे। सही बात है, काम सिर्फ बहुओं को नहीं करना पड़ता है, छोटी बहनों को भी करना पड़ता है। वो ही नहीं करना पड़ता। हाँ सर, 19th क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसके एक स्टेटमेंट में डाउट है सर। कौन से में? सेकंड में इसमें लिखा हुआ है द कंट्रोलर में अलाउ सब्स्टिट्यूशन इवन आफ्टर द ग्रांट ऑफ पेटेंट। लेकिन सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जहां तक मुझे समझ में आया, जो आपने सब्स्टिट्यूशन बताया था बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 6, वो ग्रांट से पहले बताया था आपने। ग्रांट के बाद सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है? सर वो जो फॉर्म नंबर 6 से थोड़ा ना होता है वो। तो इसमें जरूरी थोड़ी फॉर्म 6 है, कहाँ लिखा है फॉर्म 6 का? मतलब जितना, सब्स्टिट्यूशन होता है कि नहीं होता ये बताओ। हाँ होता है सर वो तो। बस। और इसके बाद लिखा है सिंस इट डज नॉट लिमिट सब्स्टिट्यूशन टू, अच्छा ठीक है। बट अखिल सर आपको भी तो डाउट था इस सेकंड स्टेटमेंट में, आप क्यों नहीं बोल पा रहे? हम जब आप बोल रहे हो मैं क्यों बोलूँ उसमें तो बट सर बात अगर देखी जाए तो सही है ना कि अगर बाद में जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो तो लाइसेंस और उनके थ्रू होते हैं वो तो। क्यों?
अमेंडमेंट नहीं होता हाँ 44 में? रीअसाइनमेंट तो हो ही सकता है, सर भेज सकते हैं। अमेंडमेंट में आप पूरा प्रॉपर पेटेंटी का नाम थोड़ी चेंज करवा सकते हो। हाँ जी, कराते हाँ करा सकते कराते हैं हैं। अमेंडमेंट में, नेम एड्रेस चेंज करवाते हैं। पूरा नाम मतलब आप अरे समझते हो पेटेंटी कि का सब्स्टिट्यूशन होता है भैया, अमेंडमेंट 44। सर मतलब ये है कि तो अगर सर मेरे मेरे पेटेंट में नाम है तो आपका डायरेक्ट अमेंडमेंट में आपका नाम आ जाएगा। हाँ कैसे? या तो मैं तो आपको सेल करूं वो। सर, असाइनी का असाइनमेंट करोगे, हम्म या आप, या पेटेंटी की डेथ हो गई हो तो होगा, हम्म। हो तो सकता है ना। हाँ हो तो सकता है बट सर वो तो फिर डिफरेंट ही प्रोविजंस हो गए ना। सर प्रोविजन का नाम अलग है, बट सब्स्टिट्यूशन तो नाम पेटेंटी का ही हो रहा है ना, ग्रांट के बाद। लेकिन ग्रांट के सर बाद सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। 44 में तो सर एक आपने वो बताया था, कंपनी ना रहे या फिर सर डिजीज हो जाए तब उसके टाइम पे कराते हैं सर, आफ्टर ग्रांट था ना वो। वो देखिए, उसका मैंने अलग से, देखिए उसको समझिए। 20 में सब्स्टिट्यूशन होता है बिफोर ग्रांट, अगर एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है हम्म तो हाँ। उसका सब्स्टिट्यूशन बिफोर ग्रांट ही कर रहे हो आप, हम्म तो 20 में होता है, हम्म समझिएगा। हम्म अगर ग्रांट से पहले एप्लीकेंट की डेथ हो गई है हम्म और उसी के नाम पर ग्रांट हो गया पेटेंट, हम्म अब ग्रांट के बाद अगर उसका नाम चेंज कराना है पेटेंटी का, ग्रांटी का, हम्म तो होता है 44 से। ठीक है वो उसके लीगल हम्म। रिप्रेजेंटेटिव का नाम आ जाता है। या जो भी उसकी प्रॉपर्टी का हकदार होगा, या जो भी हाँ हाँ। असाइनमेंट जो भी। हम्म लेकिन अगर ग्रांट के बाद कोई भी पेटेंटी है, डिसीज्ड हम्म नहीं है, हम्म जिंदा है, उसको अपना नाम चेंज कराना है, या पेटेंट ग्रांट होने के बाद भी उसकी डेथ हो गई तब भी चेंज कराना है, तो हम्म। भी वो 68 से जाता है, असाइनमेंट से जाता है। ओके। असाइनमेंट और ट्रांसमिशन से होता 68, है। 69। हाँ, तो होता तो है ना। हम्म हम्म। एक पहला सिनेरियो है कि एप्लीकेशन ग्रांट होने से पहले ही डेथ हो गई, और हम्म ग्रांट होने से पहले ही सब्स्टिट्यूट करवा दिया, हम्म। तो होगा 20 से फॉर्म नंबर। बट सर एक बात बताओ, 6 6। फिर ऐसा ये जो क्वेश्चन है इसमें फिर हम जो पर्टिकुलर सेक्शन है उस तक ही रेस्ट्रिक्ट रहें अपनी थिंकिंग को, या फिर ओपन ही करना पड़ेगा फिर तो फिर। सर करना ही पड़ेगा, सर यहाँ पे बट रेस्ट्रिक्ट सर हो रहा है। फॉर्म 6 की भी तो बात कर रहा है सर। हाँ हम्म सर, इसमें मेनली फॉर्म 6 तो की वो बात तो कर रहा है। सिंपल सा, जब सर फॉर्म 6 किया 6 तो की सेक्शन बात 20 कर, में भेज दिया। लेकिन 6। ये ऐसा ही है जो कल हम बात कर रहे थे ना, कि कुछ स्टेटमेंट्स को कॉन्टेक्स्ट के बिना पढ़ना है, कुछ स्टेटमेंट्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ में पढ़ना है। सर उन्होंने आप मुझे बात तो बताइए, अगर मान लो वो सब्स्टिट्यूशन ग्रांट से पहले नहीं करवा पाया, हम्म। तो क्या ग्रांट के बाद नहीं करवा सकता? बट सर ग्रांट के बाद तो फॉर्म 6 नहीं फाइल करेगा ना, बात ये डाउट हो रहा है। तो सर क्या ऐसे हुआ? करते हैं, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं इसको हाँ सेकंड। सर। चलो पढ़ो। पढ़ो मैम, मोनिका मैम। अच्छा। ऑन You 5 always let जनवरी her throw in under the bus, na? क्या? You always let her throw under the bus. On 5th January 2021, Green Tech Solution Private Limited filed a complete specification for an invention titled Eco-Friendly Fuel Additive. ये वही आ Okay. गया 20% इथेनॉल, हम्म। है? E20। अच्छा। अच्छा वो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला। फ्यूल नित, एडिटिव है ना। वो नितिन गडकरी वाला। कोई मतलब नहीं है उनको किसी से। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो भटक जाएंगे। The कंटिन्यू करो। application was published on 10th August 2022 and awaited examination. Meanwhile, Green Tech Solution Private Limited entered into an assignment agreement on 15th October 2022, transferring their right in the pending application to Blue Wave Chemical Limited. अब हम्म ट्रांसफर कर दिया ऐसा, ठीक है। However, due to oversight, Blue Wave did not immediately request the controller for substitution of applicant's name. हम्म ठीक है। On 2nd February 2023, the controller issued the first examination report. The deadline for response was 2nd August 2023, extendable up to 2nd November 2023. ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेस, हाँ जी,
During prosecution, the ownership issue was raised by Green Tech creditors in an opposition proceeding, questioning whether Blue Wave Chemicals had valid locus since their name was not entered yet. मतलब not yet entered. क्या प्रॉब्लम? हाँ सर, तो इसमें तो मतलब मेरे ख्याल से तो सेकंड स्टेटमेंट तो सिस्टम नहीं बैठा इसका, ठीक नहीं मुझे है। एक बात बताओ, अगर मान लो ब्लू वेव ने एफईआर का रिप्लाई देके ग्रांट ले लिया, हाँ एक अंडरस्टैंडिंग से बताओ, उसने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया अभी, लेकिन ब्लू वेव एफईआर का रिप्लाई दे रहा है, तो ग्रांट किसके नाम पे जाएगी? तो वो तो अभी ग्रीन टेक के नाम पे जाएगी ना, अभी असाइनमेंट वही जो पहले एप्लीकेंट है सर, ग्रीन टेक। बस। अब ग्रांट होने के बाद क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकता अपना? लेकिन सर ब्लू वेव क्यों करेगा एफईआर का हाँ रेस्पॉन्स? हाँ, और सर ब्लू ने वेव बस थोड़ी ऐसे ही करेगा पूछा। एफईआर। उसको चाहिए ना, पेटेंट खत्म हो जाएगा नहीं तो, अगर रिप्लाई नहीं दिया तो। अगर तो आपने, ब्लू वेव को अलाउड है एफईआर का रेस्पॉन्स देना? क्यों नहीं दे सकता? कौन रोकेगा? क्यों पैटेंट ही नहीं है रोकेगा? ना सर, वो तो क्या एप्लीकेंट नहीं होगा? है ना। तो क्या होगा? एफईआर जाएगा ग्रीन टेक के पास, लेकिन ब्लू वेव रिप्लाई दे सकता है, और रिप्लाई देते टाइम पे वो अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, एग्रीमेंट। हाँ यस सर, बट तो उसने सर किया नहीं ना। नहीं किया तो क्या हुआ? रिप्लाई तो दे सकता है ये ना। अच्छा कौन सा सेक्शन है ये बता। ठीक है सर, कंटिन्यू। बट सर जब अप्लीकेंट अभी कोई और है तो वो कैसे दे देगा, अगर वो अपना असाइनमेंट ही नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, वो स्टेटमेंट में तो नहीं है कि ब्लू वेव दे रहा है कौन दे रहा है, वो तो आई थिंक एक डेरिवेटिव स्टेटमेंट अलग से निकाल लिए। सर एक स्टेटमेंट तो मिनट, यही है कि एफईआर अगर एफईआर इशू हुआ है हाँ ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन। सर एक बात बताओ मुझे, तो चलो ब्लू वेव रिप्लाई नहीं दे सकता, ग्रीन टेक तो दे सकता है ना? हाँ वो तो सर दे हाँ सकता है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है हाँ ठीक है। बस। मैं तो हम्म। यहाँ पे मना कब किया है कि ग्रीन टेक रिप्लाई नहीं दे रहा है? हाँ नहीं ठीक है। यस सर हाँ। जो ग्रीन टेक के क्रेडिटर है उन्होंने ऑपोजिशन डाल दिया। भाई उस ऑपोजिशन में कोई मतलब ही नहीं है, ब्लू वेव के पास असाइनमेंट है। चलो मान लिया ग्रीन टेक ने पेटेंट ले लिया, ग्रांट ले लिया, उसके बाद भी तो जा सकता है वो, जा तो सकता है ना। ग्रांट से पहले जाएगा तो फॉर्म 6 से जाएगा, ग्रांट के बाद जाएगा तो फॉर्म 10 से जाएगा, सॉरी 68 से जाएगा। 10 से नहीं जाएगा, 68 से जाएगा। 16। वो हाँ 16 से 16, जाएगा। 16 से जाएगा। यस सर। क्लियर हुआ सर? हेलो? हाँ सर ये तो क्लियर है। हाँ, Yes, yes, वो yes. तो 23 के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं दिखाता हूँ रुको। क्वेश्चन बड़ा ढूंढ के लेके आए हो आप भी। ये सर कहाँ गया? स्क्रीन विजिबल है ना सब? यस सर। आईपी इंडिया, ये आपका पहला। पब्लिकेशंस में जाएंगे, पेटेंट के पब्लिकेशन, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। यार ये बड़े खराब है पेटेंट ऑफिस वाले, इन्होंने 25 का पेपर ही हटा दिया वेबसाइट से, पता है? हाँ सर, मैं भी यही देख रहा था। 25 का पेपर ही हटा दिया इन लोगों ने। हम भी बड़े वाले हैं, हमने पहले डाउनलोड करके रख लिया। सर भेज देना बाद में ना ग्रुप में। आंसर की तक निकाल ली थी मैंने पहले इजीली। पर इनने इस बार डिलीट क्यों किया है सर? सर क्या होता है ना, खुद के पाप छुपाने पड़ते हैं। हाँ, इस बार पेपर भी बड़ा वो दिया था ना, वो आंसर की इसमें। 4 क्वेश्चन गलत थे ना। हम्म। आंसर की पूरी में काफी गलतियां थी इस बार। ये क्या हो रहा है भाई, इसको क्रैश कर रहा है आज एक बार। सर आपकी फोटो भी अटक गई।
इनका नेटवर्क सही नहीं है लग रहा है। हो सकता है सर, क्या है, बगल में ना वो चल रहा है, ये डीजे चल रहा है, घर के बिल्कुल बगल में शादी है। सर आपको तो वहां जाना चाहिए था। रजत सर, जैसे अब ये संडे आएगा, इसमें तो चलो आप पढ़ाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, अगली दिवाली पे छुट्टी रखेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है। नहीं, घर वर भी जाना होता है ना, इसलिए पूछ लेते हैं थोड़ा, इसलिए। आपका कौन सा घर है? अभी तो आप सर मायके में मैं ही हो। पीजी में रहती हूँ, मैं अच्छा। पीजी में रहती हूँ गुड़गांव। घर पे नहीं रहती मैं। घर अच्छा नहीं लगता मैम को। नहीं तो हाँ, सही बात है। पता नहीं। आप चलो, टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करो 19। हाँ, ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया था, अखिल सर आप करो। अरे, ठीक है। आपको बोला मैंने करने के लिए। अच्छा, मुझे बोला है क्या? मिस्टर सुरेश हैज टू इन्वेंशंस रिलेट सर थोड़ा। हाँ क्या ठीक है, थोड़ा? मैंने कर लिया जूम। नहीं, जूम करना था, मैंने कर लिया। मिस्टर सुरेश हैज टू इन्वेंशंस रिलेटेड टू टेबल टॉप ग्राइंडर। सर सर बस। ही फाइल्ड पेटेंट फॉर बोथ सर। क्या हो रहा है? हाँ, अब ठीक है। He filed patents for both invention in patent Indian Patent Office. Patent was granted for one of the invention and the other was pending. Mr. Suresh अब against all rights in both the cases to Messrs. Birdfly Industries. Now, which forms are required to update the same in patent records? अब देखो, पेटेंट वन, अब लिख, ये हेलो। सर आपकी आवाज तो आ रही है, बट स्क्रीन पे वो हो रहा है हम्म। हाँ, जूम शायद हैंग कुछ। हो गया। हाँ। सर वापस लीव करके एंट्री लो आप। अरे तो
हेलो सर। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ सर, आवाज आ रहे हैं। हाँ, हाँ जी, कंटिन्यू करते कौन कर रहे हैं? हैं। मैं कर रहा हूँ। चलो हाँ हाँ जी मैम, ये क्वेश्चन कर रहे थे ना अपन 19। हाँ क्वेश्चन 19 कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए। अब सुरेश के पास क्या है? दो मैं इन्वेंशन। कर दूं सर? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, बिल्कुल। हाँ, मिस्टर सुरेश हैज टू इन्वेंशन रिलेटेड टू टेबल टॉप ग्राइंडर। सुरेश के पास टू इन्वेंशन है सर। ही फाइल्ड पेटेंट्स फॉर बोथ इन्वेंशन इन द इंडियन पेटेंट ऑफिस। दोनों के लिए भी फाइल किया है, P1 P2। पेटेंट वाज ग्रांटेड फॉर वन ऑफ द इन्वेंशन। ओके, वन ग्रांट हुआ है आणि अदर वाज पेंडिंग। दूसरा मान लो पेंडिंग ये है। ग्रांट हो मिस्टर गया। सुरेश, हाँ एक हुआ है, एक पेंडिंग है। हम्म, मिस्टर सुरेश असाइन ऑल राइट्स इन द बोथ केसेस टू मिस्टर बर्ड बर्ड फ्लाई इंडस्ट्रीज। नाउ which forms are required update the देखिए, same in the patent office? अब इसमें ये सर दोनों 16 एक आएगा और 6 एक आएगा, क्योंकि एक ग्रांट हुआ है और एक पेंडिंग है, तो 16 एक आएगा, 6 एक आएगा। क्यों आएगा, आप ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि 16 है, आफ्टर ग्रांट है, तो एक पेटेंट ग्रांट हुआ है तो उसके लिए आएगा, और एक हम्म, पेंडिंग है बिफोर ग्रांट है, तो वो हम सब्स्टिट्यूट फॉर्म नंबर 6 से करते हैं, तो वो 6 आएगा। हाँ, क्योंकि पहली बात, सुरेश कोई डिसीज्ड एप्लीकेंट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन असाइनमेंट का है। हम्म तो ये जाएगा 68 और 69, यानी कि फॉर्म 16 से। 69, हाँ। और सुरेश ने अपनी एप्लीकेशन किसी को असाइन कर दी है, तो बिफोर ग्रांट जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो 20 से होगा, 6 से। तो फॉर्म 6 हाँ, लगेगा। 20 सेक्शन फॉर्म नंबर 6। हाँ। हम्म तो P2 जो है एप्लीकेशन फेज में है, वो जाएगी सेक्शन 20 फॉर्म 6। और P1 जो ग्रांट हम्म हो चुकी है वो जाएगी हो जाएगी 69 69 फॉर्म 16। फॉर्म 16। क्लियर हुआ मोनिका मैम? हाँ जी सर। अब यहाँ पर आ, अब बताइए यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम? ठीक है सर, अब तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो हाँ ये तो हो गया सर क्लियर। हो गया ना? अब वो जो हाँ सब्स्टिट्यूशन है, जो असाइनमेंट है ब्लू वेव का, वो हाँ बिफोर ग्रांट फॉर्म 6 से जाएगा, आफ्टर ग्रांट भी करा सकता है। 6। हाँ ठीक है। हम्म महादेव सर। ओके। गंगा सर, कृतिका मैम, कैसे हैं मैम? Good sir. हाँ जी, आपकी आवाज कट गई। Good sir. Good. I'm fine, sir. Great, मैम। रूबी मैम, सेशन को थोड़ा वेट कीजिएगा, सेशन स्टार्ट हो गया था इसीलिए। 11 बजे आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, वो हम डिस्कस करेंगे जो आपने सबमिट की। ओके। ओके, चलिए कंटिन्यू करें। अभी कोई डाउट मोनिका मैम इस क्वेश्चन में, सेकंड नहीं स्टेटमेंट नहीं में? सर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है सर, सही है। सही है सही है। सर ये तो। थर्ड स्टेटमेंट? If the controller is satisfied with the assignment, Blue Wave Chemicals will be entered as the applicant and the opposition against Locus will fail. ये तो सही है सर। अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई होता है तो ब्लू वेव केमिकल्स जो है मतलब एंटी हो जाएगी उनकी एप्लीकेंट रजिस्टर में। सही नहीं है। लास्ट। सर फोर्थ ये गलत लोकस है। वाला क्या है फंडा? जी लोकस मेरे को समझ में नहीं आया, कभी लगा ये लोकस कोई एंटिटी है, क्या है ये? सर, लोकस ना ये एक्चुअली में लिटिगेशन का शब्द है। लोकस अगेंस्ट है। लोकस। अच्छा। हम्म क्योंकि लिटिगेशन का है। हम्म
लोकस मतलब सैंडी ऐसा टर्म है सर उसका, लोकस सैंडी हाँ लोकस स्टैंड है। टर्म है। एक काम करते हैं, एक सेकंड, एक काम करते हैं। ये क्वेश्चन में भी तो है, ब्लू वेव केमिकल्स हैड वैलिड लोकस सिंस देयर नेम वाज नॉट येट एंटर्ड। लोकल स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और टू अपीयर इन अ कोर्ट। महादेव सर। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। जी। मतलब जो उसके क्रेडिटर्स है ना, उसकी जो कैपेसिटी है एक्शन लेने की, वो लोकस है सर, लोकस स्टैंडिंग। मतलब उसके पास राइट्स हैं कि अपीयर होने के, और राइट्स याद रखते मतलब सर, राइट से ऐसा याद रखते। हाँ, कि उसके पास राइट्स है कोर्ट्स में अपीयर, हियरिंग्स में अपीयर होने के लिए, इवन टू फाइल द एफईआर आल्सो। ओके, राइट्स। अरे हाँ, हाँ अरे राइट से याद रखेगा। अरे अपने पास दो दो वकील हैं, ये तो मैं भूल ही गया था। इसलिए तो बोला सर कि वो हाँ, लोकस मैं मेरे सैंडी को एक अभी याद टर्म आया, है। एकदम से अभी याद आया मुझे एकदम। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। चलो, ओके। फोर्थ पॉइंट बताइए। सेम सर हम नाम सब्स्टिट्यूशन के वाज। वकील हैं अभी सर, हाँ जी। है। नाम के एडवोकेट है अभी हम। अरे नाम ही बहुत होता है मैम, और वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है। सर ये कभी कभार मुझे लोकस तो लोटस जैसा लगता है इसमें। लोटस ऐसा लगता है। सही है। When substitution was not requested before the FER, the application stand abandoned and cannot be pursued further. नहीं ये तो गलत है। टोटली गलत। वो ऑप्शन आ गया सी। फर्स्ट सेकंड थर्ड सी। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन किसका गलत है? मतलब सही है बट इसकी भी स्टेटमेंट सर एक तो गलत है कंफर्म। कौन सी? गलत है सर। सेकंड गलत है सर, क्योंकि ये जो है ना, ये क्वेश्चन हाई एफिशिएंसी थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल कैटलिस्ट के ऊपर। एक मिनट। थोरियम मतलब बेस्ड ये न्यूक्लियर फ्यूल एटॉमिक एनर्जी कैटलिस्ट। के रिलेटेड है। हाँ ये हाँ एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड है पूरा क्वेश्चन। और जो इसका बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट है उसमें है क्वांटम कैम कैन अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट सच रिवोकेशन। लाइक अगर रिवोक हो जाती है उनकी ये एटॉमिक हाँ एनर्जी तो वाली कर सकता है। एप्लीकेशन, तो सर क्यों कर सकता है? आपने तो लिखवाया ही नहीं था ना ये वाला 65, वो नहीं कर सकता। 66 लिखवाया था आपने चेक कर लेता सेक्शन। हूँ, चेक कर लेता हूँ, चेक नहीं कर सर, लेता हूँ। अपीलेबल तो नहीं है सर ये सेक्शन। अपीलेबल नहीं है चेक सर ये। चेक कर लेता हूँ। 65 में अमेंडमेंट भी है और रिवॉक भी है। नहीं मैम, लेकिन इसमें लिखा है ना, मे अपील टू द हाई कोर्ट। हम्म मतलब ये है कि अगर रिवोक ही हो गया तो आप हाई कोर्ट में अपील करो, तो वो उसमें हाँ 115 या फिर 117 में भी नहीं है सर वो। मैंने हाँ, चेक और किया वो। एग्जैक्टली 63 के बाद हम्म डायरेक्ट 66 है सर 117 में। हम्म बात तो आपकी भी सही है। सर अपील नहीं बात कर सही सकते है, ना सर। अपील नहीं हो सकता वो। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, बड़ा सिंपल सा है कि हाँ। उसको रिमूव करो, और कंट्रोलर आपको हम्म हियरिंग देगा, और अगर कंट्रोलर है। अमेंड अमेंड कर सकते हो क्लेम्स को तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो डायरेक्टली हम्म रिमूव कर देगा। और अगर आप अमेंड कर लेते हो तो ठीक है, फिर आपका पेटेंट बच जाएगा, बस इसमें यही हो सकता एग्जैक्टली है। हम्म सर आपने ही पढ़ा है, ये 4-5 पॉइंट्स आपने लिखवाए हैं। हाँ जी। सब लिखवाए तो मैंने भी है, लेकिन कभी कभार हमको भी डाउट आ जाता है, तो कंफर्म कर लेना चाहिए। गलती हो जाती है। नहीं नहीं सर, मैंने मैंने कंफर्म मैंने कर लेना मैंने चाहिए। कंफर्म किया सर, 117 में भी देखा मैंने कि इसमें, क्योंकि 63 के बाद डायरेक्ट 66 है, फिर वो वाला है, वो पब्लिक इंटरेस्ट प्रेजुडाइस वाला। प्रेजुडाइस वाला। हाँ, प्रेजुडिस टू द पब्लिक इंटरेस्ट पे। हम्म। लेकिन सर इसमें एक डाउट मुझे भी है कि आपको पूछना था कि ये टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड किया जाएगा क्या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? हाँ इसमें भी डाउट है सर, ये डिपार्टमेंट ऑफ क्योंकि एटॉमिक हम एनर्जी। नहीं कर।
पढ़ के वो करते हैं एक सर एक इसको। एक, एक चीज समझो ना, अगर मान लो वो कल को उन्होंने पेटेंट हम्म उसका रिवोक कर दिया या अमेंड करा दिया, तो वो चीज तो पब्लिक में आ ही गई ना, उसको रोक कौन लेगा इस्तेमाल करने से? कर दो ट्रांसफर, क्या जा रहा है? लेकिन सर आपने तो नहीं लिखवाया था अपील होगी, आपने लिखवाया था नहीं होगा अपील, अब आप बोल रहे हो अपील हो सकता है। नहीं, इसका सर सर अपील की अपील option बात है ना, नहीं है, बाकी के ऑप्शन अपील की दिखाई नहीं बात कर। नहीं हो रही है। फिर फील की बात नहीं हो रही है मैम। रेफरेंस जो की बात हो रही है। जो टेक्नोलॉजी है रेफरेंस। ना, हम्म एटॉमिक एनर्जी बेस्ड, हाँ। हम्म वो बाद में कल को एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जा सकती है, फॉरवर्ड कर अच्छा देंगे टेक्नोलॉजी। हम्म अच्छा अच्छा, थर्ड ऑप्शन ठीक है। नहीं, टेक्नोलॉजी फॉरवर्डेड द पेटेंट टेक्नोलॉजी डिटेल्स। वो। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने भेजा है, रिव्यू के लिए भेजा है। टेक्नोलॉजी थोड़ी दे दी उसको, उसने पेटेंट भेजा है, भैया रिव्यू करो कि ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है भी कि नहीं है। ओके। Ministry of Science and Technology forwarded the patent details to DAE for review under Atomic Energy Act. एंड द पेटेंट एक्ट। हाँ, कि पेटेंट एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है कि नहीं है, अगर है तो इसे हम या तो अमेंड करेंगे या रिवोक करेंगे। अब ये बोल रहा है क्वांटम कैन मे अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट सच रिवोकेशन सिंस ऑर्डर्स आर रिव्यूएबल जुडिशियली। दे नहीं रखा है तो गलत है स्टेटमेंट। हाँ सर, स्टेट्यूटरी प्रोविजन में रिकॉग्निशन भी नहीं है ना इस चीज का। नहीं है, हम्म क्योंकि सर वहां ना सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है बीच में, वही। इसीलिए रिव्यूएबल नहीं होगा वो। तो फिर वो लास्ट में भी यही लिखा हुआ है कि दो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि ये पेटेंट को रिवोक ही करना पड़ेगा। हम्म जो इसने तो बोला है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू अ नोटिफिकेशन स्टेटिंग दैट द दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ग्रांटेड पेटेंट वाज रिलेटेड टू द एटॉमिक एनर्जी एंड इट यूज मे कॉम्प्रोमाइज द नेशनल इंटरेस्ट इफ एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, इसलिए फिर इसने वही कंट्रोलर वाला जो प्रोसेस है। और सर रिव्यू भी तभी जाएगा जब, मतलब अगर देखा जाए तो वैसे नहीं जाएगा सर, क्योंकि कमर्शियली एक्सप्लॉइट होगा तो साफ सी बात है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ही चला जाएगा ये पेटेंट। तो पहली बात तो ये सिक्रेसी में चला गया होगा, ग्रांट से पहले तो सिक्रेसी में रहा होगा, हम्म और बहुत कम पेटेंट ऐसा लेकिन सर ग्रांट के बाद की बात है ना, तो हम क्या वही करें। ना, और बहुत रेयर हम्म, चांस है कि ऐसा कोई पेटेंट छूट जाए इनकी नजर से और वो ग्रांट दे दे उसको। सर फर्जीवाड़े भी तो बहुत ही चलते हैं ना। क्या पता दे इसके दी लिए तो। तो सर 65 है ना हमारे पास। फर्जी वाले तो हैं, उनको कोई होगा नहीं। ये 65 क्वेश्चन इसलिए तो रखा क्वेश्चन है ही ना। नहीं लेकिन समझ में लेकिन लेकिन इसमें कहीं पर भी अपील की बात नहीं है, अपील तो नहीं कर सकता है ये। हम्म हम्म अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार नोटिफाई कर दिया कि भाई इसको या तो अमेंड करो या रिवोक करो, तो हम्म। अपील तो नहीं है। और सर सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंडमेंट का चांस नहीं देती, वो तो कंट्रोलर ही देता है ताकि मतलब सामने वाले मतलब पेटेंटी का राइट इफेक्ट ना हो। और हियरिंग वगैरह। इसीलिए 65 में से कंट्रोलर बीच में है, हाँ हाँ है। 66 में नहीं है, वो सीधा सिक्सटी रिवोक ही सिक्स में। करा रही नहीं है। है। हाँ 66 में है ही नहीं। 66 में अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में लगेगा तो वो डायरेक्टली रिवोक। डायरेक्ट रिवोक ही होगा, इसलिए वहां कंट्रोलर है ही नहीं बीच में। और कंट्रोलर नहीं है इसलिए फिर तब जाके वो सेक्शन वो वाला ग्राउंड अपीलेबल है हाई कोर्ट में 66 में। हाँ, हम्म तो सेकंड पॉइंट तो गलत है, गलत है, अपील नहीं कर सकते। द कंट्रोलर कैन, हाँ थर्ड पॉइंट कीजिए। इसमें फर्स्ट सेकंड पॉइंट सही बोल रहा था ये आंसर की में। हेलो। हम्म सर फर्स्ट तो इसमें ट्रू ही है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द कंट्रोलर टू रिवोक द पेटेंट एट एनी टाइम if it is satisfied that the invention relates to atomic energy। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन गलत है। हाँ। देन द थर्ड है कि द कंट्रोलर कैन रिवोक द पेटेंट अनलेस द मैटर इज रेफर्ड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज द डायरेक्शन। सर ये सही है ये भी।
नहीं, हाँ नहीं नहीं कर एक्ट सकता नहीं एक्ट के अंदर एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने की कहीं बात नहीं। बात नहीं है हाँ, हाँ तो वो डायरेक्ट ही करेगा, डिसीजन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सर, इसमें ए ही हो रहा है। सेकंड ऑप्शन गलत है तो सब में सेकंड ऑप्शन है, इसलिए एक ही बचता है डी वाला। हाँ डी वाला मैंने डी टिक किया था लॉजिक ऐसा लगा ना। पेटेंट कैन नॉट बी और ये रिवोक्ड 84 में आ आफ्टर, ये गया भी गलत है और ये भी कंपल्सरी। गलत है। हाँ, मैंने डी भी सर ऑप्शन है, डी ही मार्क किया था, गलत है। बस आपको मार्क्स मिल गए। डी मार्क किया था। देखो, जिसने सी मार्क्स किया है उसके लिए कोई ग्रेस मार्क्स नहीं, बाकियों के लिए है। मोनिका मैम, मैंने डी मार्क किया था, ओनली वन इज करेक्ट। अब तो आपके लिए ग्रेस मार्क्स है। थैंक यू सो मच। सर एक चीज, ये जो थर्ड ऑप्शन है, हम्म, अब इसमें ये तो कहीं नहीं लिखा है कि कंट्रोलर रेफर करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को। हाँ, इसीलिए तो गलत है ना सर ये स्टेटमेंट। नहीं तो, लेकिन ऐसा है कि इस ऑप्शन में नहीं लिखा है ये, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो रेफर करेगी ही ना उसको। सर एक्ट में लिखा है कहीं? मैं तो नहीं लिखा। बस, तो हम नहीं मान सकते कि करेगी, हाँ, क्योंकि सर इसीलिए इसका हमने मैंने भी प्रोसेस डी डी ही मार्क क्योंकि किया सर था। इसका प्रोसेस इसलिए ऐसा होता है, सेंट्रल हम्म गवर्नमेंट ने ना, जैसे डिजाइन में क्लासेस होती है ना सर, हम्म। वैसे ही पेटेंट में भी क्लासेस होती हैं। लेकिन होता क्या है कि वो क्लास एप्लीकेंट को डिफाइन नहीं करनी होती। पेटेंट के केस में जो क्लासेस होती है ना, वो कंट्रोलर खुद से डिफाइन करता है। हम्म और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलर को एक लिस्ट दी हुई है पहले से क्लासेस की, अगर कोई भी पेटेंट की एप्लीकेशन इस क्लास में आएगी तो उस पर सिक्रेसी लगानी है पहली बात, और हमें रेफर कर देना है। तो अब वो इंटरनली उनका क्या प्रोसेस है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को रेफर करेंगे नहीं करेंगे, वो हमें नहीं मालूम। ठीक है ठीक बट एज है, पर द मेक एक्ट सेंस। कहीं पर भी मेंशन नहीं है ये चीज, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड। इसलिए हम उसको नहीं ले सकते। हालांकि वो बात सही है कि डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, बट एक्ट में कहीं मेंशन नहीं। हो सकता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट में लिखा हो ये चीज, बट हम यहाँ उसको रेफरेंस में नहीं ले सकते अभी। नहीं नहीं सर। बस ये रीजन है सर, ओके सर, हम इसको कंक्लूड करते हैं और ऑप्शन डी सही है। चलो 21 पे आते हैं। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस 20 एटॉमिक एनर्जी? नहीं होगी क्लियर सर। गंगा सर, कृतिका मैम, रूबी मैम, यस सर। कोई क्वेरी अभी 20 क्वेश्चन में? नहीं सर, हो गया। 21 किसका गलत है? मेरा गलत है। मेरा भी आ गलत है। जाइए सर मैदान में। माधव सर आप नेक्स्ट कर लीजिएगा क्योंकि ना आपका ना, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 21 जी। गंगा सर यस सर। कीजिए, On 21 कीजिए। on 15th February 2021, inventor A, Mr. Dev Sharma filed a provisional specification for an invention titled Smart Biodegradable Packaging Film. 20 February 15, 2021 को देव शर्मा ने प्रोविजनल फाइल किया था फॉर इन्वेंशन स्मार्ट बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग फिल्म, क्लेमिंग सर्टेन नोवेल पॉलीमर कंपोजिशंस। कुछ नोवेल पॉलीमर कंपोजिशन को उन्होंने क्लेम किया था क्लेम में। एंड on 10th February 2022, just before the expiry of 12th month, he filed a complete specification. The complete specification, he included claim 1 and 2 already disclosed in the provisional specification. 1 and 2 provisional में था। गंगा सर इसमें एक चीज करते हैं, जैसे टाइमलाइन बनाते हैं। टाइमलाइन यहाँ बनाते हैं। 15 फरवरी 2021 उन्होंने प्रोविजनल फाइल किया, यस सर। और इसके बाद जस्ट बिफोर द एक्सपायरी 10 फरवरी 2022 को यस सर। उन्होंने क्या फाइल किया है? कंप्लीट Complete. स्पेसिफिकेशन फाइल किया। अब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या क्या है? एक है क्लेम 1, एक है क्लेम 2,
और एक है क्लेम 3 और एक है क्लेम 4, यस सर। क्लेम 1 और क्लेम 2 कहाँ से आए हैं सर? पढ़िए यहाँ ये से हम। प्रोविजनल से आए हैं। प्रोविजनल से आए हैं, तो इसका मतलब क्लेम 1 और क्लेम 2 यहाँ पर भी है। यस सर। ठीक है। अब क्लेम 3 कहाँ से आए सर? ये सर कंप्लीट से आया है, क्योंकि प्रोविजनल में नहीं है ये। प्रोविजनल में नहीं है, तो ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से आया। यस सर। आगे पढ़िए। एंड इसके बाद क्लेम 4, अ मेथड ऑफ यूजिंग द पॉलीमर कंपोजिशन विच वाज फर्स्ट डिस्क्लोज्ड इन अ फॉरेन पीसीटी application filed on 1st March 2021। ये सर इनका पीसीटी से आया है। ये जो फोर्थ क्लेम है, ये किसी पीसीटी एप्लीकेशन से आया है, जो कि 1 मार्च 2021 को फाइल किया गया है। ओके। सर और कंप्लीट ये एप्लीकेशन पब्लिश कब हुआ है सर? अगस्त 20, 2022 को। ये हमारी एप्लीकेशन पब्लिश हो गई 20 अगस्त 2022 को। बढ़िया। पर सर पीसीटी कंप्लीट से पहले तो सर फाइल ही नहीं हो सकता ना। तो ये किसी दूसरी पीसीटी एप्लीकेशन से आया है। फॉरेन पीसीटी एप्लीकेशन फाइल ऑन 1 मार्च है, ओके सर। कहीं और से आया है। ये पीसीटी इस एप्लीकेशन की नहीं है। तो मतलब ये फिर वो एंटिसिपेट करेगा सर ये। एग्जैक्टली। ओके सर। यहां से पढ़िए। In the first case, claim 1 and claim 2 will enjoy the priority date of February 15, 2021, being disclosed in the provisional। क्या तो ये ये तो सही सर है? सही है। यस सर। क्या ये सही हो गया? Claim 3 will only have the priority date from 10th February 2022 since it was not supported by provisional। ये भी सही है, कंप्लीट से आया सर। Third, claim 4 can claim priority from 1st March 21। इंडियन ऑपरेशन वाज विद इन 12 मंथ अंडर सेक्शन 135। नहीं सर गलत है, ये कंप्लीट में ही इसकी आएगी प्रायोरिटी डेट। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़िए अच्छे से। Claim 4 can claim priority from 1st March 2021, the foreign PCT filing, हम्म। provided the Indian application was filed within 12 months under section 135 of the Act। बट सर कंप्लीट चीज अगर अगर ये पीसीटी चलो अभी ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है सर? ये सर गलत है, क्योंकि फोर्थ जो इन्होंने डिस्क्लोज किया है कंप्लीट में किया है, और एग्जैक्टली। ये एंटिसिपेट कर रहा है किसी फॉरेन फाइलिंग से। मेंशन के अकॉर्डिंग वो है कि ऑलरेडी वो क्लेम किसी फॉरेन फाइलिंग पीसीटी में पब्लिश्ड है, हम्म। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये लेकिन ये 4 तो पीसीटी से आ रहा है, तो वो करेक्ट होना चाहिए ना, 4 क्लेम प्रायोरिटी पीसीटी और विद इन मैम 12 एक्चुअली मंथ में फाइल हुआ है तो। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया है कि ये जो पीसीटी है ये इसी एप्लीकेशन की पीसीटी है। अगर ये इसी एप्लीकेशन की पीसीटी है, तो अगर फॉरेन में पीसीटी फाइल हुई है तो इंडिया में नेशनल फेज एंट्री हुई होगी। यस तो सर। इंडिया में अगर नेशनल फेज एंट्री हुई है तो प्रोविजनल फाइल ही नहीं हो सकती, हाँ। है ना? तो अगर इंडिया में प्रोविजनल फाइल है तो ये किसी दूसरी पीसीटी फाइलिंग से आया है। हालांकि ये जो क्वेश्चन जा रहा है ना, ये जा रहा मल्टीपल प्रायोरिटीज में, वो आएगा 135 के बाद। वहां पर ये चीज होती है
बट ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है इसमें। तो ये जो एप्लीकेशन है ना पीसीटी की, ये दूसरी एप्लीकेशन है कोई। हेलो। जी हाँ, जी। दोनों एप्लीकेशन हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना एक तीसरी। बस ये प्रॉब्लम है। तो ये क्लेम को क्लेम नहीं कर सकता है। फिर चलिए तो ये अगला सही हो कीजिए जाएगा, सर, अगला कीजिए। फिर तो ये सही हो सर जाएगा। लेकिन क्लेम कर सकता है सर। पीसीटी से तो क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी तो वही रहेगी। लेकिन ये पीसीटी किसी और और की है क्लेम की सर। प्रायोरिटी ही 1 मार्च ही रहेगी। लेकिन ये पीसीटी इसका है, किसी और का है, दैट इज द कंफ्यूजन। एक मिनट, क्लेम फॉर हम उसमें जाएंगे कैलकुलेशन। नहीं, सिर्फ प्रायर डेट तो देख सकते हैं ना। हाँ ये सही है। एक second। प्रायर डेट के रिलेटेड है तो हम सिर्फ प्रायोरिटी डेट देख सकते हैं, क्लेम की प्रायर डेट पूछे तो। मैम उससे एक्सप्लेन उससे करेंगे एक बार वो थोड़ा। कंसर्न नहीं है कि किसका एप्लीकेशन है, बट ये तो देख हाँ, सकते हैं प्रायर डेट पूछे है ना हमें। क्योंकि क्लेम की हमारा, हाँ, तो प्रायर डेट ऑफ क्लेम हम ये 11 सेक्शन में बोलते हैं ना, जिसका है हम्म, जिधर डिस्क्लोज मैडम हुआ ये है उसकी प्रायर डेट किसी और भी की दे क्या। दो। एप्लीकेशन अगर जी मैं कर रहा हूँ तो मेरा तो होना चाहिए ना, मैं आपके पीसीटी से तो नहीं ले सकता। ये फॉर नहीं सर, एग्जांपल ऐसा ही होता है कि जैसे मान लो कि सपोज करो कि आपका इन्फ्रिंजमेंट में आपका क्लेम सेम है और सामने वाले का भी सेम है, तो वो प्रायोरिटी डेट हम्म। देखते हैं कि किसका प्रायोरिटी डेट पहले का है। फिर मान हम्म। लो आप अगर आपका प्रायोरिटी डेट बाद का है तो आपका वो हट जाता है वो क्लेम। हम्म। यही तो होता है इन्फ्रिंजमेंट सूट्स में और एंटिसिपेशन वगैरह में। हाँ, लेकिन ये प्रायर नहीं, डेट ऑफ क्लेम से यही होता है। इसको ऐसे बोलते हैं क्या कि ये क्लेम का प्रायोरिटी ये है तो रिजेक्ट हो जाएगा नहीं नहीं, ऐसा? वो हाँ। सारिका मैम हाँ। सही कह रहे हैं सर। वो ये है, स्टेटमेंट तो सिर्फ प्रायोरिटी क्लेम करने की बात कर रहा है ना। नहीं, लेकिन सर क्लेम तो नहीं कर सकता ना, ये दूसरे से कैसे क्लेम कर सकता है? सर ये तो सर क्लेम नहीं बोलेगा, वो तो सर सर एक्विजिशन होगा ना। तो कर महादेव। सकता है, बट वो एंटिसिपेट कर जाएगा ना, वो बाद में रिफ्यूज हाँ, हो जाएगा, एक्यूज फिर करेगा, उसको वो तो क्लेम अग्रीमेंट नहीं करना करेगा, पड़ेगा। इट विल बी एक्विजिशन। सर सर महादेव बात सर। इसमें सिर्फ क्लेम की प्रायोरिटी डेट की है कि अपन कौन से क्लेम क्लेम को कब प्रायोरिटी डेट दे रहे हैं। इसमें ये नहीं है हम्म। कि ये मतलब मिस्टर देव का है या फिर वो पीसीटी से आया है, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि साफ सी बात है अगर मिस्टर देव भी यही कर रहा है, सपोज करो उसने 15 फरवरी 2021 को किया हुआ है ना, और ये जो इसकी है ये पीसीटी से सपोज करो नेशनल फेज में 1 मार्च 2021 में ही आ गई है, तो साफ सी बात है मतलब ये बहुत पहले फाइल हुई होगी, तो तो इसकी प्रायोरिटी डेट और पहले की होगी। लेकिन ये महादेव लैंग्वेज सर। ऐसा यूज करते हैं क्या ये कि कैन क्लेम, इट विल नॉट क्लेम, इट विल एंटिसिपेट, ऐसा? महादेव सर, महादेव सर, ये क्लेम 4 को क्लेम करने की बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है प्रायर डेट को क्लेम। क्लेम करने की बात हो रही है। हाँ, हम्म। ये प्रायोरिटी डेट को क्लेम करने की बात हो रही है कि ये जो क्लेम 4 है ना सर, ये इस प्रायोरिटी डेट को क्लेम करेगा। क्लेम को क्लेम करने की बात नहीं कर पाएगा। नहीं, क्लेम प्रायोरिटी भी क्लेम नहीं कर सकता ना, ये तो इसमें तो इनवैलिड हो जाएगा, दिस इज इनवैलिड क्लेम। सर वैलिडिटी एंटीसिपेशन पे जाएगी, बट वो क्लेम की प्रायोरिटी डेट क्लेम तो कर रहा है ना। वो जो क्लेम है, वो क्लेम देव का है कि नहीं है ये मैटर नहीं कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आपका एक एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपकी पेटेंट ग्रांटेड है, ठीक है सर, और उसमें एक क्लेम है जिसकी प्रायोरिटी डेट है 17 मार्च 2020, और मैं आया कहीं से टहलता हुआ और एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की। जो ये क्लेम 1 है ना सर, यही मैंने क्लेम 1 फाइल कर दिया अपनी एप्लीकेशन में। वही सर वो हो जाएगा ना पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट वाला, कि हाँ जो आप चीज मेंशन कर रहे हो उसका आपको स्पेसिफिक पेटेंट एप्लीकेशन नंबर डालना होता है। सर इन्फ्रिंजमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं हाँ। ये कह ही नहीं रहा कि मेरा पेटेंट वर्क नहीं करेगा। हम्म। हम्म। मैंने फाइल किया 22 अप्रैल 2024 को। हम्म। महादेव सर,
अब आप मुझे आंसर कीजिएगा कि ये जो क्लेम है ये पहली बार कब डिस्क्लोज किया गया है? ये तो पीसीटी में हुआ है। सर इस सॉरी सिनेरियो में सॉरी बताइए, हाँ, इस सिनेरियो में तो 22/4/2024। है ना? अरे उसकी हाँ, प्रायोरिटी डेट क्या करेगा वो? इस क्लेम 1 की प्रायोरिटी डेट क्या क्लेम करेगा वो? 17 मार्च सर वही 2020। मेरा टेक्निकलिटीज में क्वेश्चन है, उसको प्रायोरिटी डेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उसी को प्रायोरिटी डेट बोलेंगे सर। मतलब प्रायोरिटी डेट का मतलब तो ऐसा, मैं तो ये समझा कि प्रायोरिटी डेट बोल दिया इसका मतलब है कि क्लेम वैलिडिटी दे दी उसने। नहीं, प्रायोरिटी डेट का मतलब ही यही है सर कि वो क्लेम सबसे पहली बार कब डिस्क्लोज किया गया, उसी से तो पता चलेगा कि एंटिसिपेशन होगा कि नहीं होगा। सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया। 135 था, मैं तो देखते ही करा कि ये तो नहीं होगा। सर 135 छोड़ दीजिए, 135 का कोई मतलब नहीं। ये 135 की बात सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पीसीटी की बात की गई है। ये 11 हाँ सेक्शन में लेकिन ये आएगा सर। इंडियन एप्लीकेशन भी है ना कुछ तो, हाँ कुछ इंडियन एप्लीकेशन भी है ना कि इंडियन एप्लीकेशन आया इधर। सर, उसका इंडियन कोई एप्लीकेशन नहीं आता तो नहीं कर सकता ना। सर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका अगर कोई क्लेम है वो पहले कहीं फाइल हो चुका है तो उसकी प्रायोरिटी डेट वही होगी। नहीं सर, पब्लिकेशन का होता है ना कुछ तो फंडा। अगर बाहर का है तो देन पब्लिकेशन का फंडा होगा। सर एंटीसिपेट तो करेगा ही नहीं। इसीलिए तो ग्रांटेड पेटेंट की बात की ना सर यहाँ पे। नहीं यहाँ तो ग्रांटेड करी, लेकिन ये इसमें जो स्टेटमेंट 3 है, वो स्टेटमेंट 3 में क्लेम 4 तभी क्लेम कर पाएगा क्या प्रायोरिटी जब पीसीटी से इंडिया में आ गया है? अगर नहीं आता तो नहीं कर पाता क्या? सर वो कोई दूसरी एप्लीकेशन है पीसीटी, उसका इस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं चलो, इससे नहीं लेना देना है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि ये पीसीटी फाइल तो पहले हो गई, हाँ लेकिन पब्लिश कब हुई है? इससे पहले हुई है, बाद में हुई है, आई डोंट नो। तो पब्लिकेशन का है ना एंटिसिपेशन का फॉरेन के केस में तो। हम्म। भाई अगर बाहर है तो प्रायर पब्लिकेशन विल एंटिसिपेट, अगर इंडिया में है तो प्रायर क्लेम विल एंटिसिपेट। लेकिन वो सर एंटिसिपेशन के लिए, प्रायोरिटी डेट के लिए नहीं है। नहीं, प्रायोरिटी अभी एंटिसिपेशन का बात कर रहे थे ना हम लोग, इसीलिए मैं। मैम सर हाँ हाँ। एंटिसिपेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उस क्लेम 4 की प्रायोरिटी डेट क्या होगी। एंटिसिपेशन वो क्लेम मिस्टर देव के लिए वैलिड है कि नहीं है ये तो सेकंड सिनेरियो है। नहीं ये ठीक वो है, मैं समझ गया, पब्लिकेशन से लेकिन आएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस देन वी आर टॉकिंग अबाउट? We are talking about what will be the priority date of claim 4 फॉर व्हाट पर्पस? for to analyze ओनली प्रायोरिटी डेट पर्पस। at second stage to analyze whether it will anticipate or not. इट इज पीसीटी अगर फॉरेन है तो इट इज नॉट गोइंग टू एंटिसिपेट ना। तो क्लेम वो तो प्रायोरिटी कर ही नहीं सकता फिर तो, पीसीटी अगर फॉरेन पीसीटी है तो ऐसा इट नहीं इज हो नॉट। सकता ना सर, कर सकता है वो। सर आप अभी एंटिसिपेट क्यों नहीं करेगा? आप मुझे बताइए क्लेम की प्रायोरिटी डेट कैसे डिसाइड हो? महादेव सर, क्लेम की प्रायोरिटी डेट डिसाइड होती है जब वो डिस्क्लोज होता है। कब डिस्क्लोज होता है? फर्स्ट टाइम फुल्ली डिस्क्लोज होगा तब। फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज तब होगा तभी होगा सर। हम्म। हाँ तो नहीं, जब लेकिन सर हमने हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि भैया ये सेम एक ही एप्लीकेंट सब कुछ कर रहा है ना। वो आपने इसमें ट्विस्ट दे दिया ये क्लेम 4 वाला। तो इसको थोड़ा सा, ये फॉरेन पीसीटी से क्या मतलब है? अगर ये इंडिया में पीसीटी होती या सिर्फ यूएस में कोई पैटेंट होता, पीसीटी का नहीं होता, इट वाज अ यूएस पैटेंट दैट वाज फाइल्ड है। पीसीटी नहीं है मान लेते हैं इसको, अगर यूएस पैटेंट होता तो क्या सिनेरियो होता? तब भी आप सेम स्टेटमेंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? सो वो थोड़ा सा बिल्कुल कंफ्यूजन है बोलेंगे इसलिए। सर। प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम वही होगी जब वो फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज हो चुका है।
और कोई नहीं, उसमें लेकिन ये सेकंड सिनेरियो नहीं है। वो सर इंटरमीडिएट का जो था ना कि इंडिया में जो रखने वाला प्रायर क्लेम वाला जो इंडिया का सिचुएशन था, वो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा था कि भाई वो अप्लीकेंट को डिस्क्लोज हो रहा है बाहर के केस में या एग्जामिनर को डिस्क्लोज हो रहा है इन केस ऑफ फॉरेन फाइलिंग्स ओनली व्हेन इट इज गेटिंग पब्लिश्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो क्लेम का प्रायोरिटी भी वैसे चेंज होगा क्या बिल्कुल कि चेंज होगा सर। अगर इंडिया में डिस्क्लोज हो रहा है या फाइल हो रहा है उसके हिसाब से प्रायोरिटी होगा क्लेम का, और बाहर के सिनारियो में कंसीडर करेंगे तो देन व्हेन इट इज पब्लिश्ड। सब सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए एक फॉरेन एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन फाइल हुई है, ठीक है, हम्म। उसमें क्लेम 1 है, उसकी डेट है 15 मार्च 2020। यस। ये यूएस की एक एप्लीकेशन। यस। अब इंडिया में एक एप्लीकेशन आई जिसने सेम क्लेम फाइल किया 6 महीने बाद, 15 सितंबर 2020 को, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अब इसको तो नहीं मालूम है कि ये एंटिसिपेट करेगा मुझे, क्योंकि ये ऐसा ही क्लेम बाहर फाइल हो इसको तो चुका है, हाँ, इसको तो कुछ हवा ही नहीं है इसका। ठीक है। ये सेम एप्लीकेशन बाद में कहीं पब्लिश हो गई, हम्म। ये बात समझ में आई सर। करेक्ट। अब जब ये पब्लिश होगी तो इसमें जो क्लेम 1 होगा उसकी प्रायोरिटी डेट क्या होगी? इसका तो क्लियर है, वो तो 15/3/2020 नहीं नहीं, होगा इसकी claim। बताइए, ठीक है, 15/3/2020 होगी। हाँ। अब मुझे ये बताइए, ये जब पब्लिकेशन हो गया, क्या अब ये क्लेम 1 इसको एंटिसिपेट नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा। अरे क्या बात करो, कैसे करेगा सर? करेगा। इंडिया का है ना ये, तो वो तो यूएस का तो नहीं तो करेगा। क्या हो गया, तो क्या हो गया? ये करेगा। करेगा पब्लिश बात करेगा। पब्लिश बाद में हुआ ना सर। तो इसीलिए तो करेगा सर। क्या उसकी बात कर रहे हो सर, क्लेम की। कैसे करेगा? आपका 15/9/2020 को इंडिया में एप्लीकेशन फाइल हुई है, और यूएस एप्लीकेशन पब्लिश कब हुई है उसका भी डेट डालोगे? पब्लिश डाल लो, चलो बाद में डाल लो, 6 महीने बाद की डाल लो, डेट डाल लो इसकी 15 जनवरी 2021 डाल लो, चलो आप। हाँ। तो अब ये एंटिसिपेट नहीं करेगा इसको, इंडिया वाले करेगा सर। एप्लीकेशन। क्यों नहीं करेगा, मुझे ये बताइए। अरे सर, वही तो आपने बताया था एंटिसिपेशन वाले सेक्शन में कि भाई फॉरेन में तो पब्लिश्ड एनीवेयर बिफोर सर। पब्लिकेशन अगर है, और हाँ। इंडिया में है कि प्रायोरिटी बिफोर पब्लिकेशन लेटर भी है तो चलेगा। हम्म। तो ये तो यूएस में चला गया ना मामला। अरे क्लास चल रही है अभी। नहीं ऐसे नहीं, चलो आ रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, हो जाने दो, बंद कर। सर देखो, एक चीज समझिए, जो पब्लिकेशन है ना, कोई एप्लीकेशन पब्लिश नहीं हुई है उसके बारे में एफईआर में तभी आएगा जब वो एप्लीकेशन इंडिया में। अगर कोई पब्लिकेशन हो गया बाद में पेटेंट एप्लीकेशन का, चाहे वो फॉरेन में हुआ हो, बट वहां पर क्लेम की प्रायोरिटी डेट पहले आ गई है, तो भी वो एंटीसिपेट करेगा। हाँ बट ये जरूर है कि जब तक वो पब्लिकेशन नहीं हुआ होगा ना, ना पेटेंट ऑफिस को पता होगा ना एप्लीकेंट को पता होगा। इसीलिए बाद में ऑपोजिशन फाइल हो सकता है उस प्रोविजन पे। समझ पा रहे महादेव साहब? नहीं नहीं, आई एम गेटिंग इट, बट दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट आई अंडरस्टूड अर्लियर, सो मे बी दैट इज ओनली हो विद मी। सकता है सर, हो सकता है उसमें कंफ्यूजन, कुछ गलत एक्सप्लेनेशन हो, या ना ना, गलत एक्सप्लेनेशन का नहीं है, मे बी दैट्स हाउ आई टुक इट, सो ठीक है। क्योंकि जब तक फॉरेन एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी ना सर, ना इंडियन पेटेंट ऑफिस को ये बात पता होगी ना हमें पता होगी। बट इंडिया एक में चीज जो बताओ मेरे को, एप्लीकेशन फाइल एक हो एक चुकी है। एक एक चीज और बताओ सर, इसमें मान लो ये जो इंडिया वाला है एप्लीकेशन, ये मान लेते हैं कि ये ग्रांट भी हो गया 2020 में, कहीं अर्ली पब्लिकेशन करवा लिया, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली एग्जामिनेशन डाल दिया, सब कुछ करके ये ग्रांट हो गया कहीं पे 2021
में ये यूएस वाला पैटर्न पब्लिश हुआ, उससे पहले ग्रांट भी हो गया। 10 जनवरी 21 को हम बोलते हैं ग्रांट हो गया। हाँ, तो क्या अब भी ये यूएस वाला के बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है इस पैटर्न को? बिल्कुल किया जा सकता है सर, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन डालो, आप रिवोकेशन डालो। तो सर एक चीज, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हम एंटिसिपेशन की बात कर रहे थे उसमें वो प्रायर पब्लिकेशन का तो फंडा ही नहीं है फिर। सर इट वो इज ऑलवेज अ इसलिए प्रायर है, प्रायर क्लेम। नहीं नहीं, चीज समझिए, वो इसलिए है क्योंकि पब्लिकेशन बाद में हुआ है एप्लीकेशन। हाँ नहीं, इस केस में भी सर बाद में हुआ ना। हाँ, तो प्रायर क्लेम का मतलब ही यही है कि पब्लिकेशन चाहे बाद में हुआ हो, क्योंकि पहला ग्राउंड क्या है सर, जो पहले पब्लिकेशन हो चुका है। ऑल ग्लोबली, इंडिया में या बाहर? हाँ, ग्लोबली, क्योंकि पब्लिकेशन से तो इंफॉर्मेशन पता चल गई ना हाँ, कि भैया पब्लिकेशन ये। बिफोर द प्रायोरिटी डेट। हाँ, अब कोई पब्लिकेशन जो प्रायोरिटी डेट के बाद हुआ है, क्या वो एंटिसिपेट करना चाहिए? सो उसमें सर मैं, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था वो मैं बता देता हूँ। उसमें हम्म, ये था कि जो प्रायोरिटी डेट है, पैटर्न एक एप्लीकेशन इन क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम्म, उससे पहले कोई इंडियन एप्लीकेशन था, वो फाइल हुआ था। हम्म, सो इंडियन एप्लीकेशन जो है जिसकी प्रायर आर्ट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, हम्म। वो पैटर्न इंडिया एप्लीकेशन इन क्वेश्चन से पहले फाइल हुआ था, बट पब्लिश बाद में हुआ था। सर यहाँ पर आप देन सिर्फ एक चीज आपने स्टेटमेंट में अमेंड कर लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन, नॉट इंडियन एप्लीकेशन, ओके, कहीं पर भी अगर कोई पेटेंट लिटरेचर आपकी एप्लीकेशन के बाद पब्लिश हो रहा है, बट उसकी प्रायोरिटी डेट आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले है, तो वो एंटिसिपेट करेगा। हेलो सर। आ रही है सर, अभी आवाज आ रही है आपकी, बीच में शायद चली गई थी। अच्छा, मेरी चली गई। हेलो माधव सर। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है आपका। सर सर का बहुत कम आ रहा है, महादेव सर का। मेरा आवाज आ रहा है? अंडरस्टूड सर। भी आ रहा सर। आ रहा है। जी, अभी क्लियर हुआ सर महादेव सर? ओके, सर ने थम्स अप दे दिया है। चलिए, तो अभी अब सर महादेव सर आप ही बताइए, क्या अब आप कन्विंस हैं कि ऑप्शन 3 करेक्ट है? ऑप्शन 3, हाँ अभी तो ठीक अभी ठीक है सर। चलिए, तो ऑप्शन 1 ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक है, ऑप्शन 4 3 भी ठीक है। ऑप्शन 4 पे आते हैं। महादेव सर आप ही कर रहे थे, नहीं कौन कर रहा है? गंगा सर, गंगा यस सर। सर। जी, यस सर। कंटिन्यू कीजिए सर ऑप्शन 4 से। सर ऑप्शन 4 था, all claim in the complete specification will automatically enjoy the priority of 15 February 2021 since they belong to the same application। ये सर गलत है, priority date according to the publication होगी। तो ऑप्शन क्या ये आ गया सर, सर? सर सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। मैंने और सर ए कर दिया था तो मेरा गलत हो गया था। अच्छा, ये थर्ड वाले को हाँ, मैंने गलत मार्क कर दिया था, वो नहीं वो, पीसीटी को देख। क्योंकि वो पहली बार में सर वही चीज दिमाग में आएगी कि भैया वो नहीं कर सकता है। सही बात है, यस बट सर। सारिका मैम ने सही पकड़ा कि सर वहां तो सिर्फ प्रायोरिटी डेट की बात कर रहा है ना, वो अभी एंटीसिपेट की तो बात ही नहीं करी उसने। सही बात है। अच्छा सर, एक लास्ट रिक्वेस्ट, इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस, बट एक बार ये सेक्शन 13 पे पढ़ेंगे क्या थोड़ा सा? है। हाँ बिल्कुल सर, चलो।
इसका सर 1B जो है ना वो पढ़िए सर, आप ही पढ़िए। so मैं अगर पूरा पढ़ूं उसको, the examiner to whom the application for patent is referred under section 12 shall make investigation for the purpose of ascertaining whether the invention so far as claimed in any claim of the complete specification, point number A is has been anticipated by publication before. तो ये तो क्लियर है, publication before. अब point 2 जो है ना सर, point B is claimed in any claim of any other complete specification published on or after the date of filing of the applicant's complete specification, being a specification filed in pursuance of an application for patent made in India and dated before or claiming the priority date earlier than that date. Is claimed in any claim of any other complete specification published on or after the date of filing return. Applicants complete specification being the specification filed in pursuance of an application for a patent made तो ये थोड़ा सा शायद एक बार आई नहीं थिंक नहीं कहीं पे नहीं और नहीं नहीं सर, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। अगर वो पीसीटी इंडिया में नहीं आई ना, तब वो एंटिसिपेट नहीं करेगी। आप जो कह रहे हैं ना सब, तो आप सही कह रहे हैं, बट उसका जो प्रोजेक्शन है ना वो ये जा रहा है कि अगर ये पीसीटी इंडिया में आई ही नहीं बाद में, तब वो एंटिसिपेट नहीं कर सकते। मेथड ओके, ऑफ पीसीटी को यूजिंग, इंडिया में आना पड़ेगा। ओके हाँ, एप्लीकेशन फॉर बीइंग द, देखिए इसको समझिए सर, अगर claimed in any claim of any other complete specification published on or after date of filing of applicants complete specification being a specification, मतलब ये जो complete specification है जो पब्लिश उसी दिन या बाद में हो रही है, वो उस एप्लीकेशन के परसुएंस में होनी चाहिए जो इंडिया में हुई है। मतलब अगर वो पीसीटी इंडिया में नहीं आई बाद में नेशनल फेज एंट्री से, तब वो एंटीसिपेट नहीं करेगी सर। तो वो प्रायर क्लेम में इंडिया वाला एलिमेंट है, या तो इंडिया में हो या पीसीटी है तो इंडिया में आए, है ना? आए, वो एप्लीकेशन इंडिया में आनी चाहिए। आने चाहिए। क्लियर हुआ सर? यस। हाँ, बट इसका जो क्वेश्चन है ना सर, इसका जो आंसर है एक्चुअली, ये पार्ट है एंटीसिपेट को लेके सर। हाँ, एंटिसिपेशन करेगा प्रायोरिटी डेट। इसका एक्चुअल आंसर हमको मिलेगा 11 में। आई थिंक यही है। कौन सा 3A है क्या पॉइंट?
नहीं। सर अगर देखा जाए, अगर चलो नहीं भी आई वो एप्लीकेशन इंडिया में, बट वो एक प्रायर आर्ट का तो काम करेगा ही ना। नहीं, नहीं करेगा सर, फिर वो नहीं करेगा नहीं उस करेगा, सेक्शन। नहीं करेगा सर, नहीं सर करेगा। क्यों सर? तब नहीं करेगा, तब नहीं सर करेगा। क्लेम के लिए नहीं एफईआर के करेगा एफईआर के सर, रेस्पॉन्स में अगर क्लेम कोई के लिए ऑब्जेक्शन नहीं आता करेगा। है तो वो भी तो फॉरेन एप्लीकेशंस वगैरह का डालते ही है ना सर। सर क्या अगर अगर वो पब्लिश बिफोर है तो। पब्लिश बिफोर है सर, तब पब्लिश बिफोर है तभी आता है। प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन के पहले है तो, या क्लेम के। एक्चुअली सर वो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, उसका स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि पीसीटी है तो इंडिया में आना पड़ेगा, एंड दैट मींस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट हाँ, वो क्वेश्चन। पीसीटी इंडिया में आएगा। एक्चुअली में ना ये क्वेश्चन जो है अब ऐसे घूम रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, इंडियन एप्लीकेशन, ये इस पीसीटी का ही एक्सटेंशन है। ऐसा हो रहा है, तभी ये चीज जा सकती है। Application was published on 20. पीसीटी की इंफॉर्मेशन कम दी है इन्होंने, थोड़ा ज्यादा होती ना तो ज्यादा समझ में आता। नहीं, लेकिन सर वो इसको, किसी ने बोला था उसके हिसाब से वो पीसीटी इसका तो नहीं हो सकता क्योंकि कंप्लीट के पहले नहीं। हाँ, बट नहीं आई हो थिंक ये सकता। क्वेश्चन तो, ये स्टेटमेंट इज क्लियर सर, अगर चाहिए तो हम बढ़ सकते हैं आगे। हाँ, इसको सर अभी तो ये कंक्लूड करते हैं कि प्रायोरिटी डेट की अगर हम बात करें ना सिर्फ, तो वो क्लेम जब भी पहली बार डिस्क्लोज हुआ है तो प्रायोरिटी डेट वहां जाएगी। इसको इस तरह से कंक्लूड करके चल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें खुल गए हैं और जो डिबेटेबल हैं, बट ये तो यही है सर। नहीं नहीं, ठीक है, वो इंडियन एप्लीकेशन वाज विद इन 12 मंथ्स वाला जो आ गया ना, वो दैट इज गिविंग दैट क्लैरिटी, तो आई आई हाँ, आई एम फाइन विद दैट। चलो तो अभी तो इसको सही मान के चलते हैं। बट वो जो आपका पॉइंट है वो भी सही है। अगर ये पीसीटी इंडिया में आई है ना सर, प्रोवाइडेड द इंडियन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड विद इन 12 मंथ्स, इसी, हाँ ये आ गया ना सब। ये बात सही बोली आपने, तभी तो वो क्लेम करेगा। बात सही है, ये पॉइंट नहीं सही नहीं, ठीक पकड़ा है, सर। क्लियर हाँ सही है, क्लियर है। क्योंकि ये पीसीटी इंडिया में आई है। हाँ, यस यस यस। ये इंडियन एप्लीकेशन, ये देव की एप्लीकेशन नहीं है। हाँ, ये कोई और एप्लीकेशन है और ये इंडिया में आई है। ये पीसीटी इंडिया में आई है, इसीलिए वो क्लेम फॉर अब उसकी प्रायोरिटी को क्लेम कर रहा है। बिल्कुल सही ये जा रहा है प्रोडिक्ट सही। ये प्रोडिक्शन सही है सर, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है महादेव सर। मजा आ गया इस डिस्कशन से, तो मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा डिस्कशन हुआ है। अब ये क्लेम फॉर क्यों प्रायोरिटी क्लेम करेगा, क्योंकि वो पीसीटी इंडिया में आई है। हम्म। गंगा सर, अखिल सर, मोनिका मैम, समझ आए ये हाँ डिस्कशन हाँ कहाँ जा रहा है? सर, समझ गया। मैंने भी 135 ही पढ़ा उसमें, तो उसमें भी यही हाँ, था कि वो हाँ, पीसीटी डेजिग्नेटिंग इन इंडिया में ही होना चाहिए। हाँ, इंडिया में आनी चाहिए वो पीसीटी की हम्म। एप्लीकेशन। चाहे बिल्कुल भले ही सर, उसने फाइल नहीं की हो, किसी और ने भी की हो, तो भी इट डज नॉट मैटर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मतलब निकला आज एक नया डिस्कशन, एक नया कंक्लूजन बना आज। ये बढ़िया चीज है। मेरे को भी बहुत समझ में आई ये चीजें और बहुत नया चीज सीखने को मिला है यहाँ से। बहुत बढ़िया। चलिए तो ऑप्शन आ गया तभी सी, इसमें लिखा है ना कि प्रोवाइडेड द इंडियन एप्लीकेशन एप्लीकेशन वाज वाज फाइल्ड विद इन फाइल्ड। 12 मंथ्स अंडर सेक्शन हाँ 135 ऑफ द एक्ट। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी पहले इस इंडियन एप्लीकेशन को देव की एप्लीकेशन समझ रहा था, बट नहीं, ये इंडियन एप्लीकेशन है कि इस पीसीटी के परसुएंस में इंडियन एप्लीकेशन फाइल हुई है, हम्म। इसीलिए वो क्लेम कर रहा है उसकी प्रायोरिटी को। बिल्कुल सही। अगर ये जो डिस्कशन हुआ है, अगर ये क्लियर हुआ तो सभी लोग एक बार थम्स अप जरूर दीजिए। सभी लोग सर एक थम्स बार अप आप दीजिए। इसको हम्म, सर एक बार आप वापस से शॉर्ट में एक बार बता दो। ओके, चलिए।
देखिए मोनिका मैम, हाँ जी। अगर प्रायर क्लेम एंटिसिपेशन हो रहा है तो वो हम्म। तभी होगा जब वो एप्लीकेशन इंडिया में होगी। चलिए एक हाँ। काम कर, देखिए मैं इसको आपको वापस सेक्शन पे लेके चल। देखो ये सेक्शन पढ़िए, सब सेक्शन पढ़िए, ये वाला। एवरी एप्लीकेशन, नहीं, कौन सा? ये P. Okay, is claimed in any claim of other complete specification published on or after date of filing of the applicant's complete specification, being a specification filed in pursuance of an application for a patent made in India and dated before or claiming the priority date earlier than the date. अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन एंटीसिपेट कर रही है, क्योंकि उसके क्लेम की प्रायोरिटी डेट आपके क्लेम से पहले है, हम्म। तो वो तभी पॉसिबल है अगर वो एप्लीकेशन इंडिया में फाइल हुई हो। हाँ। ये क्लियर हुआ मैम? हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्लेम 4 जो है, क्लेम 4 जो है, ये प्रायोरिटी क्यों क्लेम कर पा रहा है पीसीटी फाइलिंग की? आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, अब हुई है। अब ये जो क्लेम 4 है, क्लेम 4 ये इस पीसीटी की एप्लीकेशन की प्रायोरिटी क्यों क्लेम कर पा रहा है? क्योंकि ये जो पीसीटी फाइलिंग है ये बाद में इंडियन एप्लीकेशन में फाइल हुई है। ओके। अगर ये फॉरेन पीसीटी है ना, ये तब तक एंटीसिपेट नहीं कर पाएगी जब तक ये इंडिया में फाइलिंग नहीं हो जाती। और जब ये तो इंडिया में फाइल हो रही है तो वो एंटिसिपेट कर रही है। इसीलिए क्लेम 4 उसकी प्रायोरिटी डेट को क्लेम कर पा रहा है। ठीक है। क्लियर हुआ मैम? अगर हाँ जी, हाँ फॉरेन जी, की हाँ कोई जी। एप्लीकेशन है वो तब तक एंटीसिपेट नहीं कर पाएगी जब तक वो इंडिया में नहीं आ इंडियन जाती। फाइल, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट इसने बोला ना कॉमा के बाद, प्रोवाइडेड जी। द इंडियन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड विद इन 12 मंथ्स, वो इस हम्म। पीसीटी के रेफरेंस की बात कर रहा है। ये देव की एप्लीकेशन नहीं है। ओके ओके सर। मतलब ये पीसीटी इंडिया में 12 महीने के अंदर फाइल हो गई है। ठीक है। कंक्लूजन हुआ? हाँ जी, हाँ कंक्लूड जी। हुआ? हाँ यही जी, है हाँ जी मैम। सर, ये हो गया। बहुत ठीक है सर, बढ़िया ओके। कंक्लूजन निकला है, ऑलराइट। थैंक्स टू महादेव सर। देखिए इसीलिए मैं बोलता कि ये जो डिबेट है ना, ये जो क्वेश्चनिंग है, करो। और ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया इसलिए मान जाओ, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं इसलिए मान जाते तो ये कंक्लूजन नहीं निकलता। थैंक यू सो मच महादेव सर। ये जो बहस होती है ना, ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं, इसी से जो एक्चुअल कंक्लूजन में निकल के आता। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, मैंने बोल दिया है इसलिए मत मानिए, या जयवीर सर ने बोल दिया है इसलिए मत मानिए। काउंटर क्वेश्चन कीजिए, डोंट सेटल इजीली, तभी ऐसे कंक्लूजन निकलते हैं। चलिए तो ऑप्शन आ गया सी। और आज हमारे हो गए हैं 21 तक के क्वेश्चन। 22 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कल फ्राइडे है। कल हम करेंगे केस स्टडी पे डिस्कशन की केस स्टडी कैसे लिखनी है वापस से। एंड अभी सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। एंड रूबी मैम है क्या? रूबी मैम अभी? यस सर, हाँ यस। जी। चलो अब आपने जो सबमिट किया था उसको हम वापस से देखते हैं। चलो रूबी मैम, यस सर। 120 में पहले कितनी पेनल्टीज थी?
सर पहले पेनल्टी 1 लाख रुपए की, और अब बढ़ाकर कितनी हो गई? 10 लाख। 10 लाख। ये बिल्कुल सही है। 121 में ये कहाँ से लिखा है मैम आपने? रूबी मैम, सर सर ये आपने, हाँ हाँ, हेलो हाँ जी बोलिए, आवाज सर, आ रही है आपकी। जो आपने, यस सर, जो आपने वीडियो करवाई थी कुछ उससे, और कुछ में मतलब ऑनलाइन। आपकी वॉइस कट रही है मैम। देखिए मैं बता देता हूँ, ये पेनल्टी गलत है, ये हो चुका है ओमिटेड। और ये 122 भी जो है, इसका ये जेल प्लस फाइन तो है, बट ये अलग अलग थी इन दोनों। और यहाँ पर जो आपने 122 में 25 लाख लिखा है, ये पेनल्टी नहीं है ना। 123 में 0.5, 5 लाख मिनट, इसमें कहीं आपने 0.5% का लिखा था। एंड मैम 124C तो कोई सेक्शन है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं, जन विश्वास एक्ट जो है ना, इसके अमेंडमेंट हम दोबारा पढ़ेंगे। बाकी अगर हो मैम तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा वापस से, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार आप वापस देखिएगा इसको, यस रूबी सर, मैम। और अगर यस सर, यस कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम इसको दोबारा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो यस। आपने जो पेनल्टीज लिखी है मैम, ये थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके मैम। हेलो यस सर, जी। यस सर, यस सर। हाँ, इसको इसकी वीडियो को आप देखिएगा दोबारा, और जो मैंने पीपीटी ग्रुप में अपलोड की है ड्राइव पे, वो भी देखिएगा। और इसको हम एक बार डिस्कशन भी कर लेंगे, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगा इसको तो दोबारा भी कर लेंगे, है ना? क्योंकि ये जो आपने पेनल्टीज लिखी हैं, ये यस थोड़ा सा सर, अप टू द मार्क नहीं है। चलिए, यस सर। तो कल हम करेंगे केस स्टडी कैसे लिखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर संडे का सेशन, ठीक है? तो मिलते हैं कल रात 9:30 बजे एक वापस। रिक्वेस्ट है सर, हाँ जी सर किसी दिन सर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एक बार मेरे को बता देते। सर, सैटरडे को बैठ जाते हैं यहाँ पर मैं, ओके सर, ठीक है। है ना? हाँ, ठीक आप है। सैटरडे सैटरडे को यहाँ पर मैं बैठ जाएंगे और कर लेंगे डिस्कशन। इस सैटरडे सर मेरे को ऑफिस जाना है, तो नाइट में ही पॉसिबल हो पाएगा। हाँ हाँ, नाइट में कर लेंगे, जैसे ये सेशन होता है ना जिस टाइम पर, हाँ, उसी टाइम पे कर लेंगे। यस सर। सर हाँ, अगर एक बार ओके आप सर, थैंक यू सर। केमिस्ट्री का कोई ड्राफ्ट बता देते कि मतलब उसको कैसे क्लेम्स वगैरह ड्राफ्ट करते हैं उसके। करेंगे सर, फ्राइडे को अब यही काम करेंगे, हर फ्राइडे पेपर हम्म। 2 पे ही डिस्कशन होंगे, केस स्टडी, ड्राफ्टिंग, ये सब कुछ। हाँ ठीक है सर। हाँ, गंगा सर को क्या मैंने टास्क दिया हुआ है, इसीलिए शायद अच्छा। वो पहले अलग से मांग रहे हैं। ओके बाकी ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा सर को ही मैं बता रहा हूँ, हम्म। फ्राइडे का दिन डेडिकेट इसीलिए रहेगा सर अब, हाँ। है ना? हम्म, इसीलिए। ठीक ठीक है सर, चलो मिलते हैं सर कल। है। ओके। गुड जय नाइट सर, गुड एवरीवन, जय हिंद सर।